मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। टेलीकम्युनिकेशन भी अहम हब है, क्योंकि निवेशक को पहले देखना होगा कि वो कितने समय तक पैसा निवेश कर सकता है। लंबी की अवधि के लिए इक्विटी हमेशा सही होती है, क्योंकि इसे विकास के लक्ष्य को आना होता है और साथ ही शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वह इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है। नमस्कार, शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री रूप बूत्रा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आनंद राठी में इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीईओ। उनके पास 25 वर्षों से अधिक एक्सपीरियंस है। हम निवेश की अंतर्दृष्टि विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आइस्तर, यदि आप एक शुरुआती निवेशक हैं तो हम आपको कुछ सुझाव भी देंगे कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और पीएमएस और धन प्रबंधन की दुनिया में एक गहराई से नजर डालना। यह इस बाजार के दिग्गज के अनुभव और दृष्टिकोण की झलक है। उनके विचार निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हो सकते हैं। श्री बूत्रा, मनी टीवी पर आपके साथ होना खुशी की बात है। धन्यवाद मुबीना, मनी टीवी का हिस्सा बनाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपसे निवेश पर बहुत जानकारी मिलेगी, लेकिन पहले मैं आपके सफर को समझना चाहूंगी। आपके लिए ये सब कैसे शुरू हुआ? भारतीय वित्तीय बाजारों में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी करने के तुरंत बाद ही काम शुरू कर दिया था। मैंने आनंद राठी ग्रुप ज्वाइन किया और ये भी किसी भी नए व्यूअर्स व्यक्ति की तरह एक शुरुआत थी। मुझे खुशी है कि मैं एक नए व्यक्ति के रूप में शुरुआत करने से लेकर इस विशेष समूह में सीईओ के पद तक के इस विशेष सफर को देख पाया। धन्यवाद, क्योंकि प्रमोटरों ने मुझे इस विशेष संगठन में विभिन्न भूमिकाओं, विभिन्न प्रोफाइलों में काम करने का भरपूर अवसर दी। यह है जहां मैंने सिर्फ खातों, बैक ऑफिस, ऑपरेशन भाग से शुरुआत की है, फिर मैं व्यवसाय की ओर बढ़ा, फिर व्यवसाय की ओर से उत्पाद की ओर बढ़ा। तो जब मैंने इस खास संगठन के साथ शुरुआत की थी तो मैं कई तरह के काम कर पाया। कुल मिलाकर हमारे संगठन का आकार सिर्फ 25 एम्प्लॉइज़ का था। आज समूह स्तर पर लगभग 5000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और अब करीब 1800 की टीम है। हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास निवेश की गहरी समझ और अनुभव है। कृपया बताएं वर्तमान में निवेशकों के लिए कौन से अवसर हैं और वे किन क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। हमें जानने की उत्सुकता है कि निवेश के लिए कौन से क्षेत्रों में संभावनाएं हैं। हाल के दिनों में बाजार की गतिशीलता बदली है, खासकर महामारी के बाद। इसके लिए सरकार और नियामकों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक से भी ईआरडीए का धन्यवाद, जिन्होंने बाजार को स्थिर बनाने में भूमिका निभाई है। हाल के दिनों में कई उत्पाद विकसित हुए हैं। जब हम समग्र रूप से उपलब्ध उत्पाद समूह या निवेश के अवसरों की बात करते हैं तो व्यापक रूप से कहें तो ये हमेशा से रहे हैं, जैसे कि एक पक्ष इक्विटी है, दूसरा डेट है, तीसरा रियल एस्टेट है और चौथा सोना या चांदी है। ये कीमती धातु है। ये चारों प्रकार व्यापक रूप से माने जाते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी परिसंपत्ति वर्गों के बीच कई उत्पाद हैं जो धीरे धीरे इस विशेष बाजार में प्रवेश कर चुके हैं और वहां हम अलग अलग जोखिम प्रोफाइल के आधार पर ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों को देख पाते हैं। अब इन सभी विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के बीच उत्पादों की उपलब्धता हमारे बीच है। अगर मैं इक्विटी पक्ष की बात करूं तो बहुत पहले मैं कहूं कि ये केवल प्रत्यक्ष इक्विटी थी और वो भी बहुत सीमित लोगों की पहुंच में थी। ये केवल कुछ लोगों के लिए उपलब्ध था। शहरों, खासकर ये कई महानगरों में था, लेकिन आजकल डिजिटल बदलाव के कारण मैं ये कह सकता हूं कि ये सभी एसेट क्लास अब हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो गए हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हो या फिर छोटे गांव में। अगर हम इक्विटी की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक डायरेक्ट इक्विटी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी हैं, फिर ईटीएफ आते हैं और फिर पीएमएस भी है। इसके बाद एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट भी है, जिसे मैं निफ्टी लिंक्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट कह सकता हूं। तो इस खास बाजार में कई तरह के विभिन्न उत्पाद आ गए। यदि मैं डेट के बारे में भी बात करूं तो वो पहले केवल एक ही प्रमुख उत्पाद चलन में था और वो था बैंक एफडी। इसके बाद अलग अलग प्रकार के उत्पादों का आगमन हुआ, जिसमें डेट के अलावा म्यूचुअल फंड भी शामिल थे। म्यूचुअल फंड के अलावा डेट के अलावा
ETF जैसे उत्पाद भी हैं जो डेट से संबंधित चीज़ों से जुड़े होते हैं। फिर से संरचित उत्पाद भी आ गया है। सरकारी प्रतिभूतियाँ आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, इसलिए वहाँ भी कई रास्ते खुल गए हैं। सोने या कीमती धातुओं के मामले में भी निवेश के कई विकल्प आ गए हैं। जहाँ पहले केवल भौतिक सोना होता था, अब लोग डीमैट रूप में सोना रख सकते हैं एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से भी सोना रख सकते हैं, इसलिए बॉन्ड भी रखे जा सकते हैं। तो अब अलग अलग एसेट क्लास वहाँ मौजूद हैं। चौथा, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, वो रियल एस्टेट है। पहले केवल फिजिकल रियल एस्टेट ही था, लेकिन अब कई नए उत्पाद आ गए हैं, जैसे कि रेट और रियल एस्टेट, फंड की थीमेटिक बास्केट। निवेशकों के पास विकल्प तो बहुत हैं, पर इससे चीजें जटिल हो जाती हैं, इसलिए आपकी सेवाएं अहम हैं। निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए उम्र, जोखिम क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और निवेश की राशि जो आय या इन्वेस्टेबल सरप्लस पर निर्भर करती है। तो मैं आपसे इस बारे में विस्तार से बात करना चाहती हूँ। आप जानते हैं हम अपने समूहों को मुख्यतः हफ्ती अलग अलग आय स्तरों में बांटेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है, तो ये जाहिर है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए छोटी राशि हो सकती है। मान लीजिए कि ये राशि 10 लाख रुपए से कम हो सकती है। आप एक प्रभावी पोर्टफोलियो कैसे तैयार करेंगे और ऐसे व्यक्ति के लिए आप कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सुझाएंगे? आपने अपने प्रश्न में कई उत्तरों के बारे में सही पूछा है, ये बहुत बढ़िया है। आपने कहा हाँ, सबसे पहले ग्राहक या निवेशक को अपनी जोखिम क्षमता जाननी चाहिए। उसे जानना चाहिए कि किसी बाजार में निवेश में उसकी कितनी रुचि है। मुझे लगता है कि कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने उम्र संबंधी कारक का भी जिक्र किया है, लेकिन उम्र से पहले सबसे ज़रूरी बात है कि आपका पैसा कितने समय के लिए। पैसे की लंबी उम्र से आप अलग काम कर सकते हैं, अगर कम समय के लिए है तो ये अलग काम करता है। अगर आप बड़े आकार की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा छोटा। एक छोटा निवेशक जो है 1 से 10 लाख रुपए निवेश होते हैं। कई परिसंपत्तियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन हमें पहले जोखिम प्रोफाइलिंग पर ध्यान देना चाहिए, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी निवेश योजना में एसेट एलोकेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। निवेशक के लिए देखना ज़रूरी है कि एसेट एलोकेशन सही है या नहीं। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो 10 लाख रुपए निवेश करना चाहता है। एसेट एलोकेशन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि निवेशक को पहले तय करना होगा कि वो कितने समय के लिए कितना निवेश कर सकता है। जब हम लंबी अवधि की बात करते हैं तो इक्विटी हमेशा उपयुक्त होती है, खासकर जब किसी विकास लक्ष्य को पाना हो। जब अल्पावधि में पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो वह इक्विटी में निवेश कर सकता है। अल्पावधि के लिए धन रखने के लिए उसे इक्विटी के बजाय डेट चाहिए। तीसरा पहल जो मैं उल्लेख करना चाहूँगा वो है एसेट एलोकेशन, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो अगर एक निवेशक, मान लीजिए एक निवेशक जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष है, उस मामले में वो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकता है। उसे तुरंत धन की ज़रूरत नहीं है और उसकी आवश्यकता दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए है, इसलिए हमें अलग समयावधि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। इस मामले में यदि कोई श्रेणी में निवेश कर रहा है तो वो अपनी जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर 60 से 70% धन इक्विटी में लगा सकता है। ये सही रणनीति हो सकती है। दीर्घकालिक लाभ के लिए ये अच्छा विकल्प है। लगभग 20% धन किसी न किसी रूप में, 15 से 20% भी संबंधी उत्पादों में। कीमती धातुओं के संदर्भ में हम हमेशा 5 से 10% धन के बारे में बात करते रहते हैं, जो लोगों को इन परिसंपत्ति वर्गों में रखना चाहिए, जो उन्हें मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि अंततः एफडी और ऐसे उत्पाद आपकी मुद्रास्फीति को मात नहीं दे रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि ये मुद्रास्फीति दर से केवल 1-2% कम है। जब हम इन कीमती धातुओं की बात करते हैं तो ये मुद्रास्फीति को मात देने में सक्षम है। और जब हम दीर्घकालिक आधार पर इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी 14-15% का रिटर्न देने में सक्षम थी। इसीलिए मेरी सलाह है कि जो व्यक्ति 5 से 10 लाख रुपए निवेश करना चाहता है उसे पर इस संपत्ति आवंटन के आधार पर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर ध्यान देना चाहिए। एक और सवाल, आपने सोने में 5 से 10% निवेश का जिक्र किया, लेकिन अगर आप आज किसी भारतीय घर को देखें तो वहां सोने की मात्रा अनुपातहीन है। मेरा मतलब है हमारी दादी नानी और पूर्वजों के पास पारंपरिक सोना था और ये हमें विरासत में मिलता रहा है। क्या इसे भी सोने में मेरा निवेश माना जाएगा?
जो भी चीजें आपके निजी उपयोग के लिए हैं उन्हें आपके निवेश के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ओके। लेकिन अगर आप इसे सोने के सिक्के या किसी और चीज की तरह अलग रख रहे हैं तो ये आपका निवेश माना जा सकता है। बात रियल एस्टेट पर भी लागू होती है। आप पिछली धातु की बात कर रहे थे, मैं रियल एस्टेट पर भी यही कह रहा हूँ। राइट। अगर आप किसी खास घर में रह रहे हैं और उसे अपने निवेश में शामिल कर रहे हैं तो नहीं, वो आपका निवेश नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक और घर है जो आपके निजी इस्तेमाल के लिए नहीं है तो उसे भी आपका निवेश माना जा सकता है। इसलिए आपको इन दोनों एसेट क्लास को इस तरह से अलग करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पहले लोग अधिकतर सोने में निवेश करते थे क्योंकि निवेश के विकल्प कम थे। व्यवस्थाओं में विश्वास भी तुलनात्मक रूप से कम था। अब धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों को विनियमित किया गया है और अब चीज़ें बड़े पैमाने पर बदल गई हैं। आप जिस भी एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं उसमें तरलता कहीं ज़्यादा है। आप 1 से 2 दिन में अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो यही इसका फ़ायदा है। पहले पैसा सोने में रखा जाता था, क्यों? क्योंकि सोने को भी इसी तरह माना जाता था। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होती आप उसे 1 दिन में भी निकाल सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बचत के वित्तीयकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि धन भौतिक संपत्तियों से निकलकर वित्तीय संपत्तियों में जाता है। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है व्यक्ति की निवेश प्रोफाइल भी बदलती है। अब अगर हम उन निवेशकों के बारे में बात करें जिनके पास 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच निवेश है तो उनकी निवेश प्राथमिकताएं भी अलग हो सकती हैं। मान लीजिए कि 50 लाख रुपए से अधिक है, ये लोग अधिक निवेश क्षमता वाले होते हैं और इसलिए उनकी आय भी अधिक होती है। शायद उनकी जोखिम लेने की क्षमता भी अधिक होगी। क्या आपके एसेट एलोकेशन में बदलाव होगा? क्या आप उत्पादों में बदलाव की सलाह देंगे? आपने सही कहा है कि जब कोई व्यक्ति एक विशेष स्तर से ऊपर पहुंच जाता है तो जोखिम लेने की उसकी क्षमता या अन्य चीजों के मामले में उसकी योग्यता स्वतः ही अधिक मजबूत हो जाती है। पैसे खोने या अन्य किसी चीज के मामले में उसकी सहनशीलता भी एक निश्चित स्तर से ऊपर बढ़ जाती है। उसकी रिटर्न की उम्मीदें भी आमतौर पर कम पैसे वाले व्यक्ति की तुलना में अलग होती हैं। वे अक्सर तुलनात्मक रूप से ज्यादा रिटर्न वाली स्थिति की ओर रुख करते हैं। जब व्यक्ति एक स्तर से ऊपर जाता है, स्थिति बदल रही है और वे उचित रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, वहां परिसंपत्ति आवंटन पर विचार होगा। जोखिम प्रोफाइलिंग यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति के पास कुल 10 लाख रुपए हैं और वह 1 लाख रुपए गंवाने के लिए तैयार है। यह समझना जरूरी है कि वह कितना जोखिम लेने को तैयार है। 2 लाख 3 लाख है और दूसरी ओर एक व्यक्ति है जिसके पास 1 करोड़ तो है पर वो उसे खोना नहीं चाहता, उसमें उसके लाख रुपए थे। इसलिए निवेश का निर्णय लेने से पहले यह बहुत अहम होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ भी परिसंपत्ति आवंटन की बात होगी। अगर आप कहेंगे कि इस विशेष वर्ग में परिसंपत्ति आवंटन के संदर्भ में कोई बड़ा बदलाव होगा, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बदलेगा। जोखिम प्रोफाइलिंग के नज़रिए से इसमें और बदलाव आएंगे। साथ ही उत्पाद बास्केट में भी बदलाव होगा क्योंकि तब व्यक्ति को अन्य उत्पादों की पहुंच मिलेगी। जैसे कि मैंने पीएमएस का जिक्र किया जो 10 लाख रुपए वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। पीएमएस को सेबी के अलग नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। ध्यान दें कि पीएमएस में निवेश की न्यूनतम राशि 50 लाख रुपए है। अगर किसी के पास 1 करोड़ या अधिक है तो वो इस पीएमएस में 50 लाख रुपए निवेश कर सकता है। इसके लिए उत्पाद उपलब्ध हैं। मैंने जिस संरचना उत्पाद के उल्लेख किया है वो निफ्टी लिंक संरचना है जो ऑन और इक्विटी के बीच संतुलन बनाती है। लोग वहां निवेश कर सकते हैं क्योंकि न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जरूरी है। एक स्तर के बाद कई उत्पाद उपलब्ध होते हैं। मुख्य स्रोत है जोखिम प्रोफाइलिंग और परिसंपत्ति आवंटन। ये सुनिश्चित करते हैं कि निवेश प्रक्रिया सुचारू और निवेशक की जरूरतों के अनुसार हो। आपने जो बात कही वो बेहद दिलचस्प है। ये बताता है कि कैसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व समय के साथ बदलता है, खासकर जब कमाई कम से अधिक हो जाती है। शायद इसमें धन की वृद्धि की बजाय धन के संरक्षण की भावना होती है। मैं आपके द्वारा पीएमएस के बारे में बताई गई बात को और विस्तार से समझना चाहूंगी। यह एक अत्यंत दिलचस्प उत्पाद है और निश्चित रूप से इसमें 50 लाख रुपए की न्यूनतम सीमा या टिकट साइज की आवश्यकता होती है। क्या आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बता सकते हैं कि पीएमएस में वास्तव में क्या शामिल होता है? पहले ही बताया, हाँ, इसका आकार 50 लाख है, इसलिए छोटे निवेशक इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आखिरकार आप अपना पैसा किसी और को प्रबंधित करने के लिए सौंप रहे हैं। पीएम्स का प्रबंधन एक फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है जिन्हें कुछ परीक्षाएं पास करने के बाद नियामक से पुनः अनुमोदन मिलता है। इसके लिए कुछ परीक्षाएं निर्धारित होती हैं। फंड मैनेजर अपने विवेक से पैसा निवेश करते हैं। हर ग्राहक का पैसा
सीधे उनके डीपी खाते में निवेश होता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। हाँ, यह प्रक्रिया सुरक्षित है और इसके लिए फंड मैनेजर एक मामूली शुल्क लेता है। फंड मैनेजर शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं, सीधे शेयरों में भी। फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर लिक्विड मनी में भी निवेश कर सकते हैं और कुछ समय के लिए लिक्विड मनी में पैसा जमा कर सकते हैं। इसलिए पीएमएस फंड मैनेजर नियामकीय प्रयोज्यता के आधार पर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश कर सकते हैं और साथ ही यह उस योजना पर भी निर्भर करता है जिस पर वह काम कर रहे हैं। उन्हें उस विशेष योजना में उपलब्ध उत्पादों को पहले से परिभाषित करना होगा। यहां तक कि एक पीएमएस केवल ईटीएफ पर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उस विशेष योजना में निवेश के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन ये पीएमएस फंड मैनेजर के विवेक पर निर्भर करता है। ये चीजें कैसे काम करती हैं इस पर निर्भर करता है और किसी भी समय व्यक्ति उस विशेष पीएमएस में और पैसा लग आ सकता है। अगर बाजार में बदलाव के कारण पैसे का मूल्य नीचे जा रहा है तो हाँ, ये नीचे जा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं और वो आंशिक रूप से निकालना चाहता है तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी पीएमएस में 50 लाख से कम नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई ज्यादा निकालना चाहता है और 50 लाख रखना चाहता है तो हाँ, ये संभव है। पूरा निकालना चाहे तो भी कर सकता है। हाल ही में नियामक ने कुछ बदलाव किए हैं। पहले पीएमएस के मामले में अग्रिम कमीशन लिया जाता था, अब ये सब ट्रायल के आधार पर किया जाता है, जहां कोई व्यक्ति तिमाही आधार पर ट्रेल रेवेन्यू चार्ज कर सकता है। साल भर या उससे अधिक के लिए ये अग्रिम चार्ज करना अब संभव नहीं है। इसलिए इस परिदृश्य में कई नियम आ गए हैं। जोखिम प्रतिफल पक्षकार की बात करें, जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में पूछा, चूंकि पीएमएस का अधिकांश निवेश प्रत्यक्ष इक्विटी में होता है, मैं कह सकता हूं कि जो जोखिम प्रत्यक्ष इक्विटी से जुड़ा है वही यहां भी है। लेकिन इसके लाभ के साथ ही ये भी है कि फंड मैनेजर निर्णय ले रहे हैं, इसलिए वे तुलनात्मक रूप से सूचित निर्णय ले रहे हैं जहां वे अपना स्वयं का शोध कर रहे हैं। उनके पास अपनी विशेषज्ञता है और इसके आधार पर वे जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। साथ ही वे अपनी मूल विशेषज्ञता का उपयोग करके जोखिम वाले हिस्से को कम करने में भी सक्षम हैं। ठीक है, मतलब ये आपके पैसे के फंसने की स्थिति भी हो सकती है और निवेशकों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं कहूंगा ये लॉक्ड इन नहीं है। कभी भी पैसा निकालना हो तो निर्देश देकर निकाल सकता है। यदि आप 50 लाख निवेश करते हैं तो आंशिक निकासी में कुछ कठिनाई आ सकती है। हालांकि यदि आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप ऐसा कब और कैसे करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आज मैं 50 लाख रुपए का निवेश करने के बाद कल जाकर 50 लाख रुपए को निकाल सकती हूँ। आप किसी भी आपात स्थिति के लिए निकासी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं की। इसमें आखिर क्या क्या शामिल होता है और निवेशक को जीवन के किस मोड पर इसकी जरूरत महसूस होती है? क्या ये कोई तय उम्र पर लेनी चाहिए या फिर ये उसकी फाइनेंशियल गोल्स और स्थिति पर निर्भर करता है? धन प्रबंधन सेवाएं, मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा समाधान प्रदान कर रहा है जो कि पूरी तरह से अनुकूलित है ग्राहक के दीर्घकालिक लक्ष्य की जरूरत पर। यदि कोई ग्राहक ऐसा चाहे, वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित अपनी दीर्घकालिक भविष्य की योजना तैयार करें। इसके अलावा ग्राहक अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए योजनाएं भी बना सकता है। मैं इसे मृत यूं भी कह सकता हूं। इसलिए ग्राहक पूरी तरह से योजना बना सकता है और उन सेवाओं के लिए भी योजना बना सकता है जहां वो जोखिम से संबंधित हिस्से को कम करते हुए अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। अगर वो चाहे तो वो एक वेल्थ मैनेजर के पास जा सकता है। बहुत से अलग अलग वेल्थ मैनेजर होते हैं जो अलग अलग स्तरों पर, मैं कह सकता हूं कि कुल संपत्ति मूल्य के विभिन्न स्तरों पर वेल्थ का प्रबंधन करते हैं। तार्किक रूप से कहें तो किसी भी धन प्रबंधन समाधान को अंततः इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह ग्राहक के वास्तविक दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करे। यही पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दूसरी बात जो ग्राहक के पास होनी चाहिए, अगर आप पहले स्तर पर धन के संदर्भ में कहें तो मैं ये कह सकता हूं कि शुरुआत के लिए उसके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए अवश्य होने चाहिए। दूसरा अहम पहलू यह है कि कोई ग्राहक जो अपने पैसे का प्रबंधन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि निवेश करना एक व्यवसाय है। ये केवल एक, मैं कह सकता हूं, अतिरिक्त गतिविधि नहीं है। कोई व्यक्ति जो अपना निवेश खुद कर सकता है, चाहे वह इसे ना नियमित रूप से देख सके। और जब मैं नियमितता की बात करता हूं तो मेरा मतलब रोजाना से नहीं है, बल्कि कम से कम हर 3 महीने में पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए 6 महीने के लिए। अगर उसके पास वो विशेष जानकारी नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि इसका लगातार उपयोग किया जा सकता है
और मैं इसे समीक्षा के रूप में भी देख सकता हूँ। मेरा सुझाव है कि उसे सलाहकार या धन प्रबंधन का विकल्प चुनना चाहिए। ठीक है, तो धन प्रबंधन सेवाओं या सलाहकार सेवाओं, मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों प्रकार की सेवाओं को वह चुन सकता है। मैं कुछ और बातें सुनना पसंद करूँगा। जैसा कि मैंने बताया, ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों और व्यवसाय में निवेश से जुड़ा हुआ है। मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ जो आम लोगों या निवेशकों के लिए दिलचस्प होंगी। व्यापार में लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। जब लोग इस बाजार में आते हैं तो वे छोटी अवधि के नाम निवेश तलाशते हैं। ये तार्किक रूप से सही नहीं, खासकर इक्विटी में, लेकिन कोई छोटी अवधि के लिए ए डेट बाजार में निवेश कर सकता है। लेकिन इक्विटी निवेश व्यापार से जुड़ा होता है। अंततः आप व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं तो अगर आप लाभ कमा रहे हैं तो आप आमतौर पर व्यवसाय में अधिक पैसा लगा रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में ग्राहक अक्सर इसके विपरीत करते हैं। जब वे अल्पकालिक लाभ कमा रहे होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि सीमित लाभ तो वे तुरंत उससे अल्पावधि में बुक कर लेते हैं। अगर वो व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो पैसा निकालने की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। यह दूसरी बात है। तीसरी बात है, व्यवसाय में निवेश करते समय नियमित समीक्षा करें। व्यवसाय की जानकारी जरूरी है। खुद से नहीं कर पा रहे तो सलाहकार की मदद लें। यह सुनिश्चित करें कि आप व्यवसाय की जानकारी रखते हैं। समय समय पर प्रगति जांचें। अगर खुद नहीं कर सकते तो विशेषज्ञ से सलाह लें। तो ये चीज़ें व्यापार और निवेश में भी समान है। इक्विटी बाजार में निवेश के लिए उन्हें व्यवसाय के मालिक की तरह सोचना होगा। हम युवा निवेशकों से बात करना चाहते हैं, इसलिए मनी टीवी में मौसमी विशेषज्ञों से बात करते हैं ताकि वे बाजार के दिग्गजों से सीख सकें। हम मनी टीवी और शैक्षिक श्रम खला से युवा निवेशकों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि युवा लोग जो बाजारों को समझना चाहते हैं उन्हें क्या देखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? यदि आपने किसी ऐसे प्रश्न का जिक्र किया है जो करीब 80% जनसंख्या पर लागू होता है तो मैं उसी विषय की बात कर रहा हूँ। पिछले 4 वर्षों में डीमैट खातों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आज इस उद्योग में ग्राहकों की संख्या 11 करोड़ से अधिक है। जब हम इन निवेशकों की बात करते हैं तो हाँ, उन्हें अपने निवेश में स्पष्टता की ज़रूरत होती है। पहले मैं एक सलाह देना चाहूँगा, सलाहों से बचें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है बैलेंस शीट के विवरण ध्यान से पढ़ने चाहिए, यानी वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट, लाभ हानि और नकदी प्रवाह। कई लोगों या नए निवेशकों को शायद ये जानकारी न हो, ये अब इन विवरणों में न जाए। वाणिज्य क्षेत्र के लोग इन विवरणों में गहराई से जा सकेंगे। मैं कह सकता हूं कि दूसरी ओर लोगों के लिए ये कठिन होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि वे सलाहकार की मदद लें। वे विभिन्न ब्रोकिंग हाउस या म्यूचुअल फंड की सलाह ले सकते हैं। वे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। उनके म्यूचुअल फंड के लिए मैं कह सकता हूं कि फंड मैनेजर उनके लिए ये काम कर रहे हैं। अगर वे इस रास्ते को चुनते हैं तो वे अपने निवेश का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। और एक और ज़रूरी बात जो मैंने पहले ही बताई है वह है लंबी अवधि के निवेश के लिए। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिसका आपने पहले भी जिक्र किया है वो है जोखिम की रूपरेखा, जो उन्हें अपने लिए तय करनी होगी कि वे अपने पैसे को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो किसी खास वित्तीय लक्ष्य के लिए हो या बिना किसी लक्ष्य के। तार्किक रूप से उन्हें स्पष्ट लक्ष्य रखना चाहिए कि वे क्या पाना चाहते हैं। ये अभ्यास पहले ही कर लें। उनके साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा मैंने कहा। अगर वे दांव लगा रहे हैं तो ये पैसा है जिससे वे खेल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि वे सट्टेबाजी से बचें। डेरिवेटिव, अगर उनके पास ज्ञान है और वे इसे हेजिंग टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो ये काम करेगा। मैं सुझाव दूंगा कि वे डेरिवेटिव सेगमेंट से बचें क्योंकि कम उम्र में ये मुश्किल है। प्रवेश करना आसान है लेकिन ध्यान रखें कि आप बहुत जल्दी पैसा खो सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा और समझदारी से निवेश करना होगा। तो ये कुछ सलाह हैं जो मैं नए निवेशकों को देना चाहूँगा। और सभी सलाह कहती हैं कि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ते हुए सट्टेबाजी, ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स में दिलचस्पी बढ़ रही है। जैसे आपने कहा आपको बिजनेस ओनर की तरह सोचना चाहिए, तो बताइए मिस्टर बूत्रा, जब आप बाजार और स्टॉक के बारे में नहीं सोच रहे होते तब आपको क्या करना पसंद है? मुझे एक ज़रूरी चीज़ बहुत पसंद है, वो है सुबह की सैर। मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। हर रविवार और को मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मुझे वाकई बहुत कुछ दे रही हैं। मैं कह सकता हूँ कि अच्छा कर रही हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं करता रहता हूँ लेकिन अभी भी उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ,
लेकिन ना वो बहुत बहुत ज़रूरी है, वो है लगातार पढ़ना और ज्ञान को बढ़ाना, सीखना कभी बंद नहीं होगा। मैंने पाया कि इस विशेष वित्तीय बाजार क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि लगभग 30 साल बिताने के बावजूद मैं अभी भी दिन प्रतिदिन कुछ नया सीख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी एक नया छात्र हूं। यही इसका समय है। क्या आपने कोई ऐसी दिलचस्प किताब पढ़ी है जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो और जो अब भी आपके साथ हो? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ये किताबें मैंने शायद इसे 3-4 बार पढ़ा होगा। ठीक है, और भी किताबें हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने समय का सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर भूत्रा, आपके साथ ये पल शानदार रहा। मुझे यकीन है कि निवेशकों ने इस बातचीत से काफी सीखा होगा। मुबीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस विशेष अवसर के लिए मनी टीवी का भी धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मनी टीवी से कई निवेशकों को लगातार शिक्षा प्राप्त होगी। धन्यवाद। खैर, यही हमारा उद्देश्य रहा है। दर्शकों, देखने के लिए धन्यवाद। एपिसोड यहीं खत्म होता है। पसंद आया तो मनी टीवी सब्सक्राइब करें।